कोविड, कोरोना वायरल डिसीज, हमें मालूम है कोविड क्या चीज है। इट्स ए पैंडेमिक, इट्स ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। सब लोग कहीं ना कहीं तरीके से इफेक्ट हो ही रहे हैं। वी टेक एक्स्ट्रा केयर एट स्तविया। हमारी स्तविया स्पाइन हॉस्पिटल में हम लोग एक्स्ट्रा केयर ले रहे हैं। हमारे सब पेशेंट्स को सर्जरी से पहले हम कोविड टेस्ट कर रहे हैं और सीटी स्कैन भी कर रहे हैं। और हमारा सीटी स्कैन का पॉजिटिव रेट है अराउंड 10 to 11%। जिन लोगों ने हमने सर्जरी के लिए एनरोल किया उनमें से 10 से 11% लोगों को सीटी स्कैन पॉजिटिव आता है और हम लोग उनकी सर्जरी नहीं करते हैं। और कोविड आता है अराउंड 3% पेशेंट्स में पॉजिटिव है। हम ऑपरेशन थिएटर में डिस्पोजेबल्स यूज कर रहे हैं, वो सब हम खींच फेंक रहे हैं। और हमारे जो एयर कंडीशन थिएटर्स हैं वो क्लास 100 थिएटर्स हैं, उनमें अबाउट 16 to 18 टाइम्स पर आवर एयर साइकिल चेंज होता है। तो वो पूरी की पूरी नई एयर लेके आता है हम बाहर से। वो फिल्टर्ड एयर होती है, वो 0.3 माइक्रोन से ज्यादा बैक्टीरिया वायरस को अंदर नहीं आने देता है। और इंडोर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड। हमारी पेशेंट जो है उनके एक रिलेटिव और उनके साथ पेशेंट एक ही रहता है और विजिटर्स हम अलाउ नहीं करते हैं। सो मेरा आपको सबको रिक्वेस्ट है नॉट टू पैनिक, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एंड एट द maybe few months. Let us hope that the second spike does not come, or we should really follow SMS. SMS का मतलब क्या है? Social distancing. S for social distancing. Put the mask on all the time. Whenever you are in the private, whenever you are at home, probably you may not, and use the sanitizers और hand wash करते रहो। So these three things SMS we should practice every day in day-to-day activity. Now हम कंटिन्यू टू शेयर करेंगे हमारी ओर से वेबिनार से। हम प्लान कर रहे हैं हमारा डिजिटल स्तविया एंड वी रियली वुड लाइक टू हैव योर इनपुट एंड दिस ईमेल आईडी यू कैन नोट क्वेश्चन एंड आंसर qa@staviaspine.com। और हमारी स्तविया स्पाइन में हम लोग सब स्पेशलिटी डेवलप कर रहे हैं। लाइकवाइज सर्वाइकल स्पाइन, ट्यूमर, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, इन्फेक्शन, वो सब हमारे पास 5 स्पाइन सर्जन हैं। हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग अलग सब स्पेशलिटी डेवलप किया है, जिसके एंडोस्कोपी सर्जरी, डिफॉर्मिटी सर्जरी ऐसे। और वी कीप ऑन एडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी एज वेल। आई वुड रियली लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग मीन्स मेरे हिसाब से मैं आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई एपोलॉजी दोज हु हैव टू वेट फॉर अपॉइंटमेंट एंड दोज हु हैव टू वेट एट द ओपीडी। We may not be able to give you satisfaction because of the waiting, but at the end we try to best to cater the patients and the group of patients those who come to our hospital. We have 5 departments: surgery department, radiology department, physiotherapy department. We do a lot of research work as well. We have our own research activity going on, and this activity is supported by the ethics committee. And we have lifestyle modification center as well. And we do certainly educational activity. Now we will move to the educational activity virtual, in the virtual form. And this is our team. We have 5 spine surgeons, and there are about 45 spine surgeons whom we have trained all over India. They are working as spine surgeons. These are our 2 buildings. Now I would like to hand over to Dr. Ravi for his talk on the basics of the spine. नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि रंजन राय स्तविया स्पाइन हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे स्पाइन के बेसिक्स के बारे में। हमारे अस्पताल की ओपीडी में प्रतिवर्ष हम करीब 18 से 20 हजार मरीजों को देखते हैं और इनमें से कई मरीज कई बार अजीब परेशानियां लेकर आते हैं। जैसे ये मरीज आकर कहते हैं कि मेरे स्पाइन में गैप है। कई मरीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हम समझ नहीं पाते कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है। कई बार ऐसे मरीज आते हैं जो हमसे मिलने से पहले कई दूसरे डॉक्टरों की सलाह ले चुके होते हैं और
डिस्क, नस, गैप है, इन सब शब्दों के उलझन में और ज्यादा फंस जाते हैं और समस्या कहाँ है ये पूरी तरह समझ नहीं पाते। कई बार ओपीडी में ये संभव नहीं होता है कि विस्तार से पेशेंट को उनके शरीर के बारे में हम समझा सकें। इसी कारण से हमने ये पेशेंट एजुकेशन वेबिनार इस श्रृंखला की शुरुआत की है, ताकि हमारे पेशेंट्स को हम पूरी और सच्ची जानकारी दे सकें। इस श्रृंखला की पहली कड़ी है आज जो हम बात कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ स्पाइन, यानी स्पाइन के मूल ढांचे और संरचना के बारे में। स्पाइन के बारे में बात शुरू करें इससे पहले उससे भी ज्यादा बुनियादी चीजें पहले क्लियर कर लें अपने दिमाग में। हम देखते हैं कि दर्दी अक्सर नस के बारे में बहुत लूजली नस शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी या गुजराती में कोई भी लंबी चीज है उसको नस कहेंगे, चाहे टेंडन हो, मसल हो, आर्टरी, वेन, नर्व्स, सभी चीज को नस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि नस जो है वो नर्व्स के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, या चेता तंतु, इस तरह के चीजों का प्रयोग नस के लिए किया जाता है, यानी नर्व्स के लिए। ये नस जो होती है बिजली की तारों की तरह होती हैं, जो मस्तिष्क यानी ब्रेन से, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में दिखाया गया, ये ब्रेन से निकलते हुए जो तारे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाता है, और इसमें से जो रेशे जैसे निकल रहे हैं ये नसें हैं जो हाथ और पैर के स्नायु को, मांसपेशियों को सप्लाई करते हैं। ये कुछ इस इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा ही है। जैसा इस इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें तो यहाँ पर बैटरी है और तार निकलता है जो इस बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है, जिससे ये बल्ब जलता है। यहाँ पर एक स्विच है। ठीक इसी तरह इस तार की तरह ही काम करती हैं ये नसें, जो मस्तिष्क से जो भी कमांड आता है, सिग्नल आता है, उसको मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं और इससे शरीर की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद है आर्टरी। आर्टरी यानी कि रक्त धमनी। ये पानी की पाइप की तरह होती है। जो आर्टरी होती है वो शुद्ध रक्त हृदय से पूरे शरीर में बाहर की तरफ लेके जाती है, और उसी प्रकार वेन्स होती हैं जो यहाँ पे नीले रंग में दिखाई गई हैं, जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है वो वापस लंग्स में और फिर लंग्स से हार्ट में लेके जाते हैं। इसके ऊपर कवरिंग जो होती है वो है मसल्स और टेंडेंसी, यानी कि मांसपेशियां और टेंडन ये रस्सी की तरह होती हैं। ये हमारे मस्तिष्क से जो भी कमांड आता है नर्व्स के थ्रू मांसपेशियों में जाता है, और फिर मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं, और कोई भी हम प्रवृत्ति कर सकते हैं, हाथ चलाना, पैर चलाना या बातें करना, हंसना, बोलना, रोना, ये सभी प्रवृत्तियां हम मांसपेशियों के द्वारा ही संभव हो सकती। स्पाइन जो है वो हमारे शरीर का मुख्य स्तंभ होता है, और ये इसका मूल ढांचा बना होता है करीब 33 हड्डियों से। नीचे की हड्डियां जुड़ी होती हैं, ऊपर की हड्डियां अलग अलग होती हैं। इसको हम विभाजित कर सकते हैं। गर्दन के भाग को हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। इसमें 7 वर्टिब्रल बॉडी यानी 7 हड्डियां होती हैं। पीठ का जो भाग होता है उसे हम थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं। इसमें 12 हड्डियां होती हैं। जो कमर का भाग है इसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं, जिसमें 5 हड्डियां होती हैं, और उसके पीछे के भाग को हम सेक्रम कहते हैं, जिसमें 5 हड्डियां जुड़ी होती हैं, और उसके नीचे छोटा सा पूंछ जैसा कोसिक्स होता है जिसमें 4 हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। स्पाइन की तकलीफ और उसकी मूल कारण समझने के लिए हमें एवोल्यूशन को भी समझना होगा। डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन हम सबने बचपन में पढ़ा है, विकास की ये श्रृंखला, और हम जानते हैं कि किस तरह आदि मानव, 4 पैरों पे चलने वाले आदि मानव धीरे धीरे विकसित हुए और आज के आधुनिक मानव बन गए जो 2 पैरों पे चलने लगे। 2 पैरों पे चलने के कारण हमारे हाथ से हम ज्यादा उपयोगी वस्तुएं कर सके, और जो भी आधुनिक आविष्कार हैं वो हम संभव हो सकता इसी के कारण। सीधे खड़े रहने और चलने में मुख्य योगदान जो है वो स्पाइन का रहा है। जैसे कि यहाँ आप देखें, जब 4 पैर पर चलते हैं तो स्पाइन कुछ इस प्रकार रहता है, लेकिन जब हम सीधे
खड़े होके चलने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा वजन, भार, स्ट्रेस, लोड जो है वो स्पाइन पर ही पड़ता है और इसीलिए सीधे चलने का जो नुकसान हुआ है वो भी सबसे ज्यादा स्पाइन को ही झेलना पड़ रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि स्पाइन की बीमारी जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। लगभग सभी पुरुषों और महिला को एक उम्र के बाद कमर की कुछ तकलीफ तो रहती ही है। तो जैसा कि हमने देखा, स्पाइन का बेसिक ढांचा जो होता है वो हड्डियों से बना होता है। 33 हड्डियां होती हैं और इन हड्डियों के बीच में जो आप देख रहे हैं वो गैप नहीं होता है, वो कुशन यानी गद्दी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ये हड्डियों का ढांचा एक के ऊपर एक जमावड़े की तरह होता है और ये साइड से देखा जाए तो ये आगे का भाग होता है। रीढ़ की हड्डी के आगे का जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, मोटा होता है और ज्यादातर वजन का प्रसारण ये आगे वाले भाग से ही होता है, करीब 80%। पीछे वाला जो भाग होता है वो इस तरह नुकीलो स्पाइन की तरह होता है और इस पे बेसिकली स्नायु यानी मसल्स, मांसपेशियों का अटैचमेंट रहता है। ये पीछे से देखने पर स्पाइन कुछ इस प्रकार दिखेगा हमें। ये हड्डी का वर्टिब्रल बॉडी का एक भाग है जो हम साइड से देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं। ये आगे का भाग है जिसे वर्टिब्रल बॉडी कहते हैं, जो हमने अभी बात की कि इससे 80% वजन जो है वो यहां से पास होता है। और इसके पीछे जो ये भाग देख रहे हैं ये स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं, जिसपे मांसपेशी अटैच होती है और ट्रांसवर्स प्रोसेस, इन दोनों पे मांसपेशियां अटैच होती हैं। ये जो भाग है इसको आर्टिकुलर सरफेस बोलते हैं, यानी कि इसी से एक दूसरे वर्टिब्रे एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी कि जॉइंट बनता है जिसे साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। बीच में जो ये हम जगह देख रहे हैं, ये जब वर्टिब्रे एक के ऊपर एक जमावड़े करते हैं तो ये एक पाइप जैसा बन जाता है और इस में से गुजरती हैं हमारी नर्व रूट और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है। ये बीच में है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हर एक लेवल से एक एक नर्व रूट निकलती है जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों होता है, हर एक लेवल पे निकलती है। और यहां से दो वर्टिब्रे के बीच में आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जहां से नर्व रूट निकलती हुई नजर आ रही है। इस तरह की पाइप बनती है हड्डियों की और उसमें से जिस तरह से ये तार दिख रहे हैं इसी प्रकार हमारी नसें इसके अंदर होती हैं। इसीलिए इस पाइप में अगर कोई भी तकलीफ आए, पाइप टूटे या अंदर से क्षार जम जाए, तो अंदर जो भी चीजें हैं उस पे दबाव पड़ता है वायर्स पे। उसी तरह हमारी स्पाइन का जो वर्टिब्रल कॉलम है, यानी हड्डियों का जो रीढ़ की हड्डियां हैं, इनमें कोई भी तकलीफ हो, फ्रैक्चर हो या उम्र के कारण, वेयर एंड टेयर के कारण ज्यादा हड्डी बने या कोई और कैल्सिफिकेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके अंदर जो वायर्स हैं यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड और नस है उस पे दबाव पड़ता है, जिसके कारण सारी बीमारियां हम देखते हैं। ये फिर से स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया है एक पाइप की तरह वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जाते हुए और हर एक लेवल पे यहां से नसें निकलती हैं। जो ऊपर का भाग है उसे सर्वाइकल रीजन कहते हैं। सर्वाइकल रीजन में से जो नसें निकलती हैं उन्हें हमने नंबर्स दिए हुए हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 इस तरह से। और ये मेनली जाते हैं हमारे डायफ्राम, जो सांस लेने में हमें मदद करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, और हाथ के जो भी एक्टिविटी है वो इस नर्व से कंट्रोल होता है। उसके बाद आता है थोरैसिक रीजन। इन नर्व्स को हमने लेबल किया है T1, T2, T3 इस तरह से हमने नाम दिया हुआ है। और जो नीचे के कमर की हड्डी से जो नर्व्स निकलते हैं वो है L1, L2, L3, L4, L5। ये बेसिकली पैरों की मांसपेशियों को कंट्रोल करते हैं। और इससे भी नीचे वाला जो भाग है S1, S2, ये मेनली पेशाब और संडास की जगह पे जाता है, पेशाब और मूल का ये नियंत्रण करता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी कि गद्दी,
क्योंकि स्पाइन की अधिकतम बीमारियां या तो डिस्क से शुरू होती है या डिस्क के कारण ही होती है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली समझना बेहद जरूरी है। हड्डी और डिस्क की ये संरचना किसी ट्रेन के डब्बों की तरह है। जैसे ट्रेन के डब्बों के बीच में स्प्रिंग होता है, वैसे ही ये रीढ़ की हड्डियों के बीच में कुशन या गादी या डिस्क होता है, जो लचीलापन भी देता है और शॉक एब्जॉर्प्शन यानी आघात प्रतिरोधक का भी काम करता है। डिस्क की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि उसका जो बाहरी आवरण है वो गोलाकार टफ कठोर फाइबर से बना होता है और ये कुछ टायर की तरह होता है, और इसके अंदर का जो भीतर का भाग है उसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, जो जेल जैसा एक पदार्थ होता है। और ये जेल जैसा जो पदार्थ होता है इसमें 90% तक पानी होता है और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसके कारण इसको विशेष गुण मिले हुए हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब ये डिस्क पर दबाव पड़ता है तो न्यूक्लियस पल्पोसस के जो पदार्थ हैं वो इस दबाव को समांतर वितरित कर देते हैं चारों दिशा में, जिसके कारण दबाव का प्रभाव हड्डियों पर नहीं पड़ता है और ये एक आघात अवशोषक की तरह काम करता है। कार्यप्रणाली कुछ इस ड्रम में भरे हुए पानी की को देखकर हम समझ सकते हैं। ये जो ड्रम है ये लकड़ी की पट्टियों से बना हुआ है और इसको बांधे हुए रखने के लिए ये काले रंग की बेल्ट्स यानी कि पट्टियां दिख रही हैं आपको। इस ड्रम के अंदर पानी भरा हुआ है तो पानी का जो दबाव इसके ऊपर पड़ता है उसे रोकते हैं ये पट्टियां। कुछ इसी तरह हमारा डिस्क काम करता है। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो दबाव को वितरण करता है चारों तरफ, और ये न्यूक्लियस एनुलस के जो फाइबर्स हैं एनुलस फाइब्रोसिस के, वो इस दबाव को रोकते हैं। एक हद तक ये बेल्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य से अधिक या इनकी कार्य क्षमता से ज्यादा दबाव पड़े तो ये बेल्ट टूट जाएंगे और पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारे डिस्क में भी होता है। अगर साधारण से अधिक दबाव पड़े किसी कारणसर तो ये एनुलस फाइब्रोसिस के जो फाइबर्स हैं वो फट सकते हैं, टूट सकते हैं और अंदर से जेल जैसा जो पदार्थ है, मटेरियल है, वो बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स, जिसके कारण अधिकतर समस्याएं हमारी कमर की और पैरों की शुरू होती हैं। हमारे दिन भर की प्रवृत्तियां जैसे कि बैठना, उठना, चलना, कूदना, दौड़ना, इन सभी में डिस्क पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। उसमें मूवमेंट होता है, गतिशीलता होती है और ऐसा माना जाता है कि प्रति वर्ष 10 लाख से भी ज्यादा बार हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क है, गादी है, उसमें मूवमेंट 10 लाख से भी ज्यादा बार होता है। तो इतनी बार वो दबाव झेलते हैं और उसको प्रेशर को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस जटिल रचना के परिणाम स्वरूप ही हमारे स्पाइन को ताकत और लचीलापन दोनों आवश्यक गुण प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा डिस्क में एक और ऐसा गुण है जिसकी चर्चा करना जरूरी है। डिस्क में कुछ विशेष प्रोटीन्स होते हैं जिसको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, जो पानी को सोखने की क्षमता रखते हैं और दबाव पड़ने पर यह पानी का निस्तार करते हैं। जब हम विश्राम करते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो पानी को सोख लेते हैं और कुछ प्रवृत्ति करते हैं जैसे बैठना, चलना, दौड़ना। उस वक्त ये पानी का निस्तार करते हैं। इस तरह प्रतिदिन रात को जब हम सोते हैं तो पानी को सोख लिया जाता है डिस्क में, और जब हम दिन में प्रवृत्ति करते हैं तो इस पानी का निस्तार किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी लंबाई, ऊंचाई यानी कि हाइट को मापे रोज सुबह शाम, तो ये रियलाइज करेंगे कि सुबह जो है हमारी हाइट लगभग 1 सेंटीमीटर तक
बड़ी हो जाती है। वो इसी कारण है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारे जो डिस्क हैं वो पानी को सोखते हैं और उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। पानी को सोखना और निस्तार करने की प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी प्रक्रिया से डिस्क को पोषण मिलता है। मानव शरीर के आवश्यक अंग जैसे कि हृदय, किडनी, इंटेस्टाइन, स्पाइन की हड्डियां, इन सभी को काफी सारा रक्त संचार का वरदान प्रदान है। किंतु जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात आती है तो उसमें ना कोई रक्त संचार है और ना ही कोई नर्व सप्लाई है, यानी कि कोई नस डिस्क के अंदर नहीं जाती सामान्य तौर पर, और ना ही कोई ब्लड सप्लाई है। इस चित्र में दिखाया गया है, ये हड्डी है, रीढ़ की 2 हड्डियां हैं और 2 हड्डियों के बीच में डिस्क है, स्पेस। तो जो रक्त धमनियां हैं वो डिस्क के बाहर तक ही रुक जाती हैं और डिस्क के अंदर नहीं जाती, और डिस्क के अंदर जो है वो पोषण पानी के सोखने और निस्तार करने की प्रक्रिया से ही मिलता है, जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। और इसी कारण सर डिस्क में अगर कोई हानि हो जाए, कोई इजा हो जाए, तो उसका निवारण भी जल्दी से नहीं हो पाता है, उसका रिकवरी हीलिंग जल्दी से नहीं हो पाता है, क्षतिपूर्ति में समय लगता है। इसीलिए डिस्क की क्षति लंबे समय तक हमें तकलीफ दे सकती है। उम्र के साथ डिस्क में कुछ बदलाव आते हैं और डिस्क और इनके होने वाले चेंजेस को स्टडी करने के लिए बेहतरीन साधन है एमआरआई। यहाँ पर एक नॉर्मल एमआरआई दिखाया गया है। पूरे स्पाइन का एमआरआई इस प्रकार दिखता है। इसमें ये आगे के भाग में जो दिख रहा है वो हड्डियां हैं और हड्डियों के बीच में व्हाइट कलर का जो गैप जैसा दिख रहा है वो गद्दी है हमारी डिस्क। अब इस डिस्क को और बड़ा करके देखते हैं तो इसके अंदर जो सफेद रंग दिख रहा है ये इसके अंदर पानी का प्रमाण दिखाता है। जो हेल्दी डिस्क होती है उसमें पानी का प्रमाण अच्छा रहता है कुछ इस प्रकार से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिस्क में पानी का प्रमाण कम होता जाता है और उसके साथ साथ डिस्क का रंग भी आप देखिएगा कि बदल रहा है। ये सफेद कम हो गया और धीरे धीरे कालापन ज्यादा आ रहा है उसमें। और उम्र बढ़ने के साथ इस डिस्क की ऊंचाई भी कम होती है और ये पूरा ब्लैक डिस्क हो गया है, काले रंग का। और ये लास्ट वाली इमेज में आप देखें कि डिस्क की जो ऊंचाई है बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है और पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है डिस्क। डिस्क में ये सब चेंजेस और हमारे स्पाइन में उम्र के कारण चेंजेस सभी में होने वाले हैं। सभी को ये होने वाला है। जिस तरह से एक उम्र के बाद नजदीक का चश्मा सबको आता है उसी तरह से स्पाइन में ये चेंजेस सबको होने वाले हैं। किंतु इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे होने वाले दुष्प्रभावों को हम कम कर सकते हैं और उसके क्या साधन है ये आगे होने वाले वेबिनार्स में हम चर्चा करेंगे। अब हम स्पाइन के कर्व्स की बात करेंगे। कर्व्स के कारण ही हमें इतना ज्यादा लचीलापन प्रदान किया है, लचीलेपन का वरदान मिला है स्पाइन को, वो इसके कर्व्स के कारण। तो जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसका जो स्पाइन है वो कुछ इस प्रकार के से सी शेप में रहता है। जब बच्चा सर उठाने शुरू करता है, नेक होल्डिंग, तब ये पहला वाला गर्दन का कर्व बनता है। और जब बच्चा खड़े होकर चलने लगता है तो ये कमर का जो है दूसरा कर्व बन जाता है। तो वयस्क में इस तरह से 3 कर्व हो जाते हैं, सर्वाइकल और लंबर रीजन में पीछे की तरफ और थोरेसिक में आगे की तरफ। कुछ एस शेप का हमारा स्पाइन जो है वो बन जाता है। ये कर्व्स होते क्या हैं और इससे फायदा क्या है? तो कर्व्स के कारण ही हमारे स्पाइन की जो एक्सियल लोडिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस टू एक्सियल लोड का ये फॉर्मूला एक दिया गया है, R इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, जहां पे n इज द नंबर ऑफ कर्व्स। जैसे कि अगर हमारा स्पाइन सीधे होता और कोई इसमें कर्व नहीं होता तो मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस जो इसका है, रेजिस्टेंस टू एक्सियल लोडिंग यानी दबाव के प्रति इसका जो प्रतिकारक शक्ति रहेगी ये
एक समझ लीजिए। तो अगर अब चूंकि 3 कर्व हैं तो इसकी प्रतिकारक शक्ति जो है वो R इज इक्वल टू 10 यानी कि 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यही मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में कुदरत ने कर्व्स दिए गए हैं स्पाइन में। ये इन कर्व्स में उम्र के कारण फिर एक बार बदलाव आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कर्व्स कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं, और अब की बार जो बदलाव होता है उम्र के कारण वो ज्यादातर मांसपेशियों के कमजोर होने और जो डिस्क है, गद्दी है, उसके सूखने, उसकी ऊंचाई कम होने के कारण होता है। पॉस्चर में जो बदलाव आते हैं उसके कारण होता है। स्पाइन को पीछे से देखा जाए तो बिल्कुल सीधी रेखा, स्ट्रेट दिखेगा हमें। अगर पीछे से देखने में कोई कर्व दिखता है तो ये साधारण चीज नहीं, ये असाधारण है, ये स्कोलियोसिस हो सकता है और इस बीमारी का निदान और इलाज करने की जरूरत। स्पाइन की कोई भी चर्चा मसल्स यानी मांसपेशियों के बगैर अधूरी है। स्पाइन के चारों तरफ बहुत सारी मांसपेशियां हैं जो इसको स्टेबल बनाती हैं। इस मांसपेशियों के बारे में अधिक चर्चा और विस्तार से जानकारी देंगे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बिरजू व्यास। Thank you, Dr. Ravi, for an excellent talk. Now we switch over to Dr. Birju Vyas. He is our physiotherapist and has been involved in the management of the spinal problem since many years. नमस्ते, मेरा विषय है मांसपेशियां। आपको बताने वाला हूं मांसपेशियां और उसके कार्य के बारे में। मांसपेशियों के निर्माण के अनुसार उसके प्रकार है। एक है कार्डियक मसल जो हृदय में होते हैं, जो हार्ट में होते हैं, हार्ट में भी मसल होता है। स्मूथ मसल माने कि स्टमक, पेट में और अतड़ियों में जो मांसपेशियां होती है उसको स्मूथ मसल बोलते हैं। वैसे ही होते हैं स्केलेटल मसल, तो जो हड्डियों के साथ चिपके हुए होते हैं इसलिए उसको स्केलेटल मसल कहते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, एक कार्डियक मसल, एक स्मूथ मसल और एक स्केलेटल मसल। अब कंकाल की जो मांसपेशियां है, मतलब कि जो स्केलेटल मसल है, उसके कार्य के अनुसार उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार है एगोनिस्ट, मतलब ऐसे मसल जो सिकुड़ते हैं, जो छोटे होते हैं। दूसरे प्रकार में आता है एंटागोनिस्ट मसल, कि जो खुलने का काम करता है। तो अब जरा विस्तार से समझाता हूँ कि जब मसल सिकुड़ता है, मान लीजिए ये बाइसेप्स है, जब एल्बो बेंड करते हैं और जो मसल सिकुड़ता है उसे एगोनिस्ट बोलते हैं। तो वो बाइसेप्स उस टाइम पे एगोनिस्ट की तरह काम करता है। जब एल्बो स्ट्रेट करते हैं तो नीचे का मसल सिकुड़ता है जिसको ट्राइसेप्स बोलते हैं, और बाइसेप्स एंटागोनिस्ट बन जाता है। मतलब कि एक मसल सिकुड़ता है, दूसरा मसल खुलता है, और बाद में वही मसल खुलता है और वही मसल दूसरा मसल सिकुड़ता है। तो उस हिसाब से एक दूसरे पे वो सिचोर होते हैं। तो एक होता है एगोनिस्ट, दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। तीसरे जो मसल होते हैं उसको बोलते हैं स्टेबिलाइजर। मतलब ये जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की जो मूवमेंट होती है, जो हिलचाल होती है, वो किसके बेस पे होती है? तो वो स्टेबिलाइजर के बेस पे होती है। जो हमारे नेक के मसल होते हैं, जो हमारे पीठ के मसल होते हैं और जो हमारे कमर के मसल होते हैं, वो जितने मजबूत है उतनी अच्छी तरह से आप और हम हाथ और पांव की मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। मसल की अगर संरचना देखें, मांसपेशियां जो होती है उसकी संरचना अगर देखें, तो जब मसल खुलता और बंद होता है तो उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर ग्रॉस होती है। और वो 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले मसल के अंदर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो लगभग 1 सेंटीमीटर के होते हैं। वो फाइबर्स के अंदर भी फाइबर्स होते हैं
जो बंच में होते हैं और वो 10 माइक्रोमीटर जितने छोटे होते हैं, और वो हर एक छोटे माइक्रोमीटर वाले जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो 1 माइक्रोमीटर के होते हैं, मतलब कि एक बाल जितना पतला मसल का एक फाइबर होता है, और ऐसे लाखों मसल की फाइबर्स इकट्ठा होकर एक पूरा मसल बनाता है। तो ये जो एक पतला बाल जैसा रेशे जैसा जो मसल होता है उसमें कैसी मूवमेंट होती है वो नीचे दिखाया हुआ है। उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन जिसका नाम है, वो कंटिन्यूअसली बंद होते हैं और खुलते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं, इस हिसाब से मूवमेंट होती है जिसकी वजह से मसल सिकुड़ते हैं और खुलते हैं। तो ये होने के लिए जरूरत पड़ती है कैल्शियम की, करंट की, एनर्जी की, ये सब चीजें सब जगह अवेलेबल होती है, तब जाके ये पूरी मसल मूवमेंट करती है। अब मांसपेशियां जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, मांसपेशियां कैसे काम करती है वो हमने देखा, और उसका मुख्य कार्य होता है मूवमेंट करना, कोई भी चीज को हलक डुलक हिलाना उसका काम है। तो जब मसल छोटा होता है और लंबा होता है तो उस हिसाब से वो मूवमेंट करता है, और उसके साथ जुड़ी हुई हड्डियां भी मूवमेंट करती है। अन्य जो कार्य है मसल के, उसमें एक आता है शरीर का आकार बनाए रखना। अगर मसल नहीं होते हैं, हमारे बॉडी में लगभग 600 के आसपास मसल होते हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो पूरा बॉडी लूज हो जाता है और उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो बॉडी को आकार बनाए रखना और शरीर को एक आकार देना वो भी एक मसल का कार्य है। मसल ही एक ऐसा टिश्यू है पूरे बॉडी में जो सिकुड़ सकते हैं और खुल सकते हैं। बाकी जो बोन टिश्यू होते हैं, बाकी जो लिगामेंट्स होते हैं, उनमें सिकुड़ने की और खुलने की क्षमता नहीं होती है, जो अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। संशोधन कुछ इस तरह से हुए हैं जिसमें टेस्ट किया गया है स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा, उसके ऊपर 5 किलो का वजन रख के देखा, तो वो 5 किलो का वजन रखते ही वो ढांचा टूट जाता है। पर अगर उस स्केलेटन, उस डेड बॉडी के जो हड्डियां होती है, जो कंकाल होता है, उसके साथ अगर मांसपेशियां अटैच्ड होती है तो वो पूरा 25 किलो तक का वजन ले लेती है। तो डेड मसल में इतनी ताकत होती है, तो सोच लीजिए कि अगर वो मसल जीवंत है तो उसमें ताकत कितनी होती होगी। तो इससे साबित ये होता है कि मसल जितने स्ट्रांग हो उतने ज्यादा अच्छा रहता है। अभी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं जहाँ ऊपर और नीचे मेटल का ढांचा होता है, बीच में हड्डियों और मांसपेशियों का स्पेसिमेन होता है जिसके ऊपर प्रेशर बना के लोड नापा जाता है कि कितना लोड दे रहे हैं, और इस हिसाब से वो मेजरमेंट करते हैं। एक्सरसाइज करने से मसल मजबूत होते हैं। उसके फायदे हैं कि एक्सरसाइज से मसल मजबूत होते हैं, दूसरा उसको एक सुडौल आकार मिलता है। नुकसान ये है कि कभी कभी अगर गलत एक्सरसाइज की जाए तो उसकी वजह से चोट लग सकती है, मसल को नुकसान भी हो सकता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कसरत करते हैं, तो मसल फूलते हैं और बंद होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होती रहती है। तो उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे मूवमेंट की वजह से और भारी वजन की वजह से कभी कभी वो जो मसल होते हैं उसमें छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स होते हैं, माइक्रो ट्रॉमा होते हैं और चोट लगती है। और जब वो माइक्रो ट्रॉमा हील होते हैं, जब वो उसमें रूह जाती है, जब वो नॉर्मल होते हैं, तो धीरे धीरे वो मसल की साइज बढ़ जाती है और वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली और पहले से ज्यादा बल्कि बनते हैं। तो कुछ इस तरह से पूरा रीजनरेशन का प्रोसेस सर्कल चालू रहता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज से मसल डेवलप होता है। अगर सब मसल बॉडी के जो है वो अगर संतुलित है, अगर बैलेंस्ड है, तो एक अच्छा बॉडी का आकार मिलता है। पर अगर कोई मसल ज्यादा एक्टिव है और कोई मसल कम एक्टिव है तो वो उसके अंदर असंतुलित होता है, जिसकी वजह से बॉडी का अलग अलग आकार बदल जाता है जो खराब होता है। जैसे कि ये है, तो इसमें पीठ के मसल अगर ज्यादा वीक हो जाते हैं तो पीठ बाहर निकलती है और आगे के मसल टू शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। उसी तरह से अगर पीछे के मसल टाइट हो जाते हैं तो मिलिट्री जैसा पोस्चर, चेस्ट बाहर निकलती है, पीछे का हिस्सा अंदर चला जाता है। और जैसे आगे रवि रंजन साहब ने बताया उस हिसाब से जो आर इजिकल्स टू एम स्क्वायर का जो इक्वेशन है उसके हिसाब से पूरा लोड बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी वापस पीठ की जो है वो बाहर निकल रही है और जो कमर का हिस्सा है वो छोटा हो जाने की वजह से अंदर चला जाता है। काफी टाइम मोबाइल पे काम करने से, लैपटॉप पे काम करने से, नीचे देख के काम करने से भी पीछे के जो मसल होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे की ओर पोस्चर बन जाता है जो असंतुलित होता है और उसकी वजह से भी अलग अलग तरीके के दर्द होते हैं। संतुलन रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है ताकि हर एक मसल की बैलेंस बनी रहे। दूसरा, आहार लेना चाहिए। और तीसरा होता है श्रम दक्षता शास्त्र। वो मैं बताता हूँ कि क्या होता है। तो कसरत करनी चाहिए। कसरत कौन सी करनी चाहिए?
इसके लिए जो डिटेल में हम वेबिनार लेंगे वो आगे की सेशंस में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि एक स्पेसिफिक योग्य मसल की पसंदगी करना बहुत जरूरी है। हर एक मसल के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। जो मसल वीक है, जैसे मैंने आगे बताया कि पीठ के मसल अगर वीक है तो उसके लिए ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। आगे के मसल अगर शॉर्ट है तो उसका स्ट्रेचिंग ज्यादा करना चाहिए। उस हिसाब से बैलेंस करके एक एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। और उसके काफी सारे अलग अलग नियम्स है, तो वो भी हम जब नेक्स्ट टाइम टॉक लेंगे, जब भी हम वेबिनार करेंगे उस टाइम पे पूरा डिटेल में जाएंगे। श्रम दक्षता शास्त्र मतलब होता है ergonomics। मतलब इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारे आसपास की, इंसान के आसपास की हर एक चीज को इस तरह से बनाया जाए या इस तरह से रखा जाए ताकि इंसान कम से कम एनर्जी खर्च करके, कम से कम मसल्स का और मांसपेशियों का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से काम कर सके। उसको बोलते हैं ergonomics। और ये ergonomics लागू पड़ता है चम्मच से लेके, पेन से लेके, टेबल, कुर्सी, सोफा, किचन, सब जगह पे ये ergonomics लागू पड़ता है। और अगर महंगे से महंगी कार लोगे तो उसमें भी ये ergonomics होता है। और अगर एकदम सिंपल स्पून, चम्मच देख लो तो उसका भी ergonomics होता है कि वो कैसी होनी चाहिए। दूसरा होता है, तीसरा होता है आहार। तो आहार में क्या लेना चाहिए, उसके लिए एक ही शब्द यूज होगा और वो है संतुलित आहार। मतलब ना ज्यादा प्रोटीन, ना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ना ज्यादा विटामिन, सब बैलेंस्ड होना चाहिए। थोड़ा विटामिन, थोड़ा प्रोटीन और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट। तो इस हिसाब से आहार लेना चाहिए। इसमें भी हम आगे जो वेबिनार करेंगे उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे। आज का जो वेबिनार है वो पूरा इंट्रोडक्टरी है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। હોસ્પિટલમાં જતા પહેલા કદાચ આ ત્રણેક સ્લાઇડ જાણવી બહુ જરૂરી છે કે ડોક્ટરને મળતા પહેલા શું કરવું. તો એક પેપર અને પેન લઈને બેસવું અને આપણી કમ્પ્લેન લખેલી હશે તો કંઈ પૂછવાનું રહી નહીં જાય. બહુ જ જરૂરી છે. અને જે જૂના રિપોર્ટ છે તે બધા સારી રીતે ફાઇલ કરવા, જેથી કરીને ક્યાંય જૂના રિપોર્ટ જોવાના રહી ન જાય અને નવા રિपोर्ट જે करेला છે તે करावानी जरूर ना पड़े. डॉक्टर को मिलने के पहले पेन और पेपर लेके बैठो और आपकी कंप्लेंट्स अच्छे से लिख दो, ताकि जब मिलो डॉक्टर को तब सब कुछ कवर कर सको, आपकी कंप्लेंट सब कुछ डॉक्टर को बता सको. और आपकी जो फाइल बनी हुई होती है सबको सब रिपोर्ट एक के बाद एक डेट के हिसाब से फाइल करो तो सब देखने में सुविधा रहे. जब आप डॉक्टर को मिलो तब सबसे पहली चीज एक ही है कि डायरेक्ट टॉक करो कि भाई ये है, ये है, ये है. गोल गोल घुमा घुमा के बात मत करो. એકની એક જ વાત ના કરવી. આપ એકની એક વાત કર્યા કરશો તો તમારો પ્રશ્નનો પ્રોપર જવાબ નહીં આપી શકાય. અને હાજર વ્યક્તિ હોય એ દરેક વ્યક્તિનો એવો હોય हेतु कि भाई हमें કંઈક पूछिए. जो कोई साथ में आते हैं वो सबका एक ही मकसद होता है कि हम कुछ पूछें और वही चीज दोबारा रिपीट होती रहती है. तो वो ऐसा अवॉइड करो. और डॉक्टर को मिलने के बाद जब घर पे जाओ तो कोई दवाई से कुछ ऐसा लगे कि एलर्जी हो रही है तो यू शुड कंसल्ट दी नियरेस्ट डॉक्टर. अपने जीपी है उनके पास चले जाना चाहिए. अगर हॉस्पिटल कांटेक्ट ना कर सको, डॉक्टर के साथ बात ना कर सको, तो हमारी हॉस्पिटल में बात करने का वक्त होता है 5 से 7 के बीच में. हमारे 2-3 डॉक्टर हाजिर रहते हैं ताकि डायरेक्ट आप बात कर सको. और हमारे सब कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है तो हम उसमें देख से आपको सलाह दे सकते हैं. हमारी केस पेपर है उसमें सब लिखा हुआ होता है कैसे करना है, क्या करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट रीड दैट. सो आपको मेरी विनंती है, सूचना है कि आप हमारे केस पेपर में जो कुछ लिखा हो उसको अच्छे से पढ़ो और पुराने सब रिपोर्ट अच्छे से रखो. एक ही चीज बताता हूँ कि सब लोग इसको दस्तावेज की तरह रखें, क्योंकि पुराने रिपोर्ट अगर जरूरत हुई तो रिफर करके नई कंप्लेन के साथ हम मैच कर सकते हैं, नए रिपोर्ट के साथ हम मैच कर सकते हैं. अभी हमारा आज का सेशन में कंक्लूजन आ रहे हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे. हमारे साथ डॉक्टर अजय कृष्णन हैं जो हमारी स्तव्य में 12-15 साल से काम कर रहे हैं. और हम अजय भाई से बात करेंगे कि भाई अजय भाई आप बताओ कि कंक्लूजन्स क्या है आज की टॉक के, बेसिक्स ऑफ द स्पाइन. तो अजय भाई ओवर टू यू. Good evening.
बहुत सरल ही रीत से अभी आज का जो प्रेजेंटेशन था उसका पर्पस दे पाए हैं सभी जिन लोगों ने टॉक लिया है। और डॉक्टर रवि भाई ने जो समझाया है उसमें जो जटिल रीत से कमर की रचना, उसकी जो प्रवर्तनशीलता है, उसकी गतिशीलता है, वो किसी तरह से उसकी स्थिरता आती है और उसके तने हुए स्थिर कमर की वजह से जो सुरक्षा प्रदान करता है कमर की नसों को, जो तंत्रिका को वो सुरक्षित रखता है, उसके साथ में ही शरीर के दूसरे अंगों को जैसे कि हृदय और आंतड़े और बाकी लीवर, इन सबको बचाने के लिए सीधा खड़े रहने की वजह से बहुत फायदे होते हैं। ये सब के बारे में रवि भाई ने बहुत ही ज्यादा एकदम सरल रीत से आपको समझाया है। और इसमें जो और ज्यादा समझने जैसी चीज है वो ये है कि इसी की वजह से हमारा जो कमर है अपने सारे के सारे अंगों के मुकाबले में सबसे ज्यादा उच्च स्तर रखता है। और उसका सबसे ज्यादा बड़ा श्रेय जो होता है वो अपने को इस जो अपने क्रम विकास हुआ है उसमें पता लगता है कि हम दो पांव पे जो खड़े हुए हैं उसकी वजह से ही ये हमको गेन हुआ है। हम सब एनिमल्स या सब प्राणी जात में सबसे ऊपर का श्रेष्ठ पोजीशन रखते हैं। उसका कारण भी यही है कि हम सीधे हैं, हम खड़े हैं, दो पांव पर हैं। दो पांव पे खड़े होने की वजह से हमारे दो हाथ पूर्ण रीत से विकसित होने की क्षमता रख पाए और हाथ इतने ज्यादा इवॉल्व हुए कि विकसित हुए कि इसकी वजह से मस्तिष्क, ब्रेन डेवलप हुआ। और ये ब्रेन की डेवलपमेंट की वजह से है कि हम इतना ज्यादा आगे बढ़ पाए। तो चार पांव से दो पांव पे आना हमारे लिए एक तरह से वरदान था। और उसी तरह से ये कमर जिसकी इतनी जटिल रचना है पर उतनी ही अद्भुत उसकी कार्य करने की रीत है कि वो लचीलापन भी रखता है और उसका स्ट्रेंथ भी रखता है। वो बहुत ही अद्भुत रूप से कुदरत ने अपने लिए अपने को बना के दिया है। और यही इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग मेरे हिसाब से हमारे शरीर में है। ऐसा मेरे मित्र कार्डियोलॉजिस्ट या आंख के डॉक्टर ना बोलेंगे कि नहीं, ये तो मैं सिर्फ एक दृष्टांत दे रहा हूँ जिसमें इसका इम्पोर्टेंस अपने को पता रहे। और ये इम्पोर्टेंस में आप देखें तो एक हिंदी में मुहावरा भी है, कमर तोड़ना। कमर तोड़ने का मतलब ये है कि आपको बलहीन करना है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें आपको एक मुहावरा गया हो कि आपको बोला गया हो कि आपका ये चीज हो जाएगा, आप पूरी तरह से आप निष्फल हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बलहीन करने के लिए आपकी कमर टूटती है तो आपका कमर उतना ही मजबूत होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और छोटी छोटी चीजें जैसे कि निष्क्रियता, जैसे कि सुस्ती, जैसे कि कसरत के अभाव में, ये सब चीजें एंड इवन आहार में कुछ पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, उन सब की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सब चीजें गुरजू भाई ने बहुत क्लियरली बताई। और उसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से एर्गोनॉमिक्स, बैठने चलने उठने की रीत है और श्रम दक्षता शास्त्र जिसको बोलते हैं उसके ऊपर कितना इंपॉर्टेंस है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस चीज को हमको समझना है और ये समझने के बाद में हम अपने शरीर का उतना ही ध्यान रख सकते हैं, उतना ही हम अपने कमर का ध्यान रख सकते हैं। अब ये एक जो लोग वेद पुराणों में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये जो स्क्रीन पर है ये है इंद्रदेव। और इनके हाथ में जो हथियार है ये विश्व का या पुराण में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन या हथियार कहलाता है, जो वज्र है। और ये वज्र जिसकी रचना हुई है हड्डियों से, और वो हड्डियों का भी मूल भाग कमर है। और ये कमर दधीच ऋषि या मुनि जिनके कमर से बनी गई थी। तो हड्डियां इतनी ज्यादा अपनी मजबूत हो तो ही वो उतना अपने को स्थिरता दे सकता है। कि बोला जाता है कि इंद्र ने भी, वित्रासुर करके एक असुर है जिन्होंने स्वर्ग पर पूरा कंट्रोल ले लिया था, स्वर्ग को जीत लिया था, उनको हराने के लिए वज्र की जरूरत पड़ी थी। और इसीलिए दधीच जी के तप और उनके मजबूत जो तप से बनी हुई हड्डियां थी वो काम में आई थी, जिनको उन्होंने दान किया था। तब से मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी अपने शरीर के लिए इतना ही कुछ ध्यान रखना है, इतना ही मजबूत करना है
ताकि ये वज्र जैसा कमर आपको मजबूती दे सके और वो स्थिरता दे सके, और ये आपको कोई परेशानियों को आगे जाकर खड़ा ना करे। और डिजिटलाइजेशन की जैसे बात हुई, क्यों हम तवे के डिजिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव भरत दवे डॉक्टर और अमिताबेन दवे का इनिशिएटिव है, जो इसमें मूल रूप से 2 भाग करना चाहते हैं। एक गंभीर रोग जहां ऑपरेशन की जरूरत है, जहां हमारे ध्यान की जरूरत है, हमको ट्रीट करने की जरूरत है, रोग रूपी चीजों में मैं खुद डॉक्टर अजय कृष्णन, डॉक्टर रवि रंजन, डॉक्टर देवानंद देवमुड़ी, देवानंद शिवानंद भाई, ये सब मिलके ये डायग्नोसिस कर सकते हैं, निदान निकाल सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो रोग रूप नहीं है, जैसे चश्मा है, जैसे रवि भाई ने बोला कि चश्मा आ गया वो रोग नहीं है, तो ये चीजों को स्वीकारना, उसी तरह से अपनी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना, उसी तरह से अपने जीवन शैली को बदलना, अपने मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना, अपने सब चीजों को बदलने के लिए जो इनिशिएटिव है, जो स्पाइन हेल्थ को और अच्छा करने के लिए है, वो इनिशिएटिव भी स्तव्य ला रहा है। और उसमें हमारी पूरी बिरजू भाई के नेतृत्व में पूरी फिजियोथेरेपी की टीम है, डॉक्टर मिरान दवे और आकृति के नेतृत्व में बॉडी एंड माइंड है। ये अकेला सिर्फ कसरत से हासिल होने वाली चीज नहीं है, दवा से हासिल होने वाली चीज नहीं है, आहार से हासिल होने वाली चीज नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका दृढ़ निश्चय, समझ, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान रखना और अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होने की बात की जा रही है। इसीलिए ये डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर अजय, बहुत अच्छी बात की आपने। इफ यू कैन, हाँ, थैंक यू। अभी हम लोग क्वेश्चंस के रिप्लाई देंगे। देयर इज वन क्वेश्चन दैट हैज कम, अपने व्हाई द स्ट्रेंथ इज डिफरेंट इन द अपर लिम एंड लोअर लिम। आई थिंक हमारे बीच हैं राजेंद्र मुड़िया, जो चैंपियन है फिटनेस के। तो राजेंद्र भाई, आप दे सकते हैं जवाब की व्हाई डू वी हैव द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ्स ऑफ अपर लिम एंड लोअर लिम? Yes, sir. Why do we have different strength in the upper limb and lower limb? हमारे एक श्रोता है, उन्होंने हमारे एक दर्शक है, उन्होंने पूछा है कि भाई why do we have the difference? Okay, now the human body has the different function in the girdle. The upper extremity girdle has the different strength compared to the lower extremity. Lower extremity has the different type of muscle fiber than the upper extremity. At the same time, gravitational muscles are more in the type 2 fibers, and that's why the lower extremity is more stronger comparative to the upper extremity. Hence, the individual having the different. But if you train them, yes, then you can develop the strength as that present in the lower extremity. Thank you. मेरे हिसाब से जिस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत है, उस तरीके से अपर लिम का स्ट्रांग होना इतना जरूरी नहीं है जितना लोअर लिम का है। वैसे 4 quadrupeds में both upper limb and lower limb probably were strong, but then gradually we had the erect posture and that is why we have the lower limb which are strong. एक और सवाल है जिसका रवि भाई जवाब देंगे, वो ये है कि भाई गादी खिसकने की वजह से क्या पैर में दर्द होता है? ये बहुत ही कॉमन चीज है। जैसा कि हमने अभी जब हम बेसिक्स ऑफ स्पाइन देख रहे थे कि गद्दी के ठीक पीछे ही नसें होती हैं जहां से नसें गुजरती हैं, और ये नसें हमारे कमर से होते हुए पैरों में जाती हैं, मांसपेशियों को और चमड़ी को सप्लाई करती है। तो जब गद्दी खिसक के पीछे की तरफ आती है और नस पे दबाव करती है, तो स्वाभाविक है कि नस का रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन दर्द के फॉर्म में होता है, पेन के फॉर्म में होता है, या कमजोरी, झंझनाहट, सुनपन, इस तरह से नर्व का रिएक्शन होता है उस दबाव का। थैंक यू। और एक सवाल आया है, पूछा गया है कि गर्दन से आवाज आ रही है, तो वो क्या चीज नॉर्मल है?
तो उसके लिए डॉक्टर देवानंद आप जवाब दोगे भैया कि गर्दन से जो आवाज आ रही है वो क्या नॉर्मल चीज है? हाँ, जैसे कि हमारे घुटने होते हैं और ये छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, दो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है, उसको बोल सकते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड। तो जब भी साइनोवियल फ्लूइड में मूवमेंट होता है तो छोटे छोटे जॉइंट्स में साउंड आता है। वैसे ही हमारे गर्दन में भी बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं फेसेट जॉइंट्स। तो जो मूवमेंट होता है राइट साइड लेफ्ट साइड, थोड़े लोगों को स्वाभाविक रूप से वो जॉइंट के मूवमेंट के हिसाब से साउंड आ सकती है, वो नॉर्मल है, वो कुछ पैथोलॉजिकल या डिसीज प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। तो उसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। यस सर। थैंक यू। और एक सवाल है, पायल बेन आप दे सकोगे जवाब कि मोबाइल यूज करने से जो होता है दर्द गले में, नेक में, वो क्या चीज है और वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो कितना सीरियस होना चाहिए होता है वो? हाँ, अगर हम कंटिन्यूअस मोबाइल का यूज करते हैं तो हमें गर्दन की जो मसल है उसकी वीकनेस डेवलप हो सकती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मुझे सोते टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और फिर उनका नेक पेन शुरू हो जाता है। तो ये अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का फ़ोन का यूज़ करोगे विथ फॉरवर्ड फ्लेक्शन पोस्चर, तो आपका जो पीछे के मसल है उसमें वीकनेस डेवलप हो सकती है और उसके बाद आपके जो मसल है उसमें वीकनेस डेवलप होने के कारण आपका जो पोस्चर है वो भी चेंज हो सकता है। थैंक यू। उसके लिए सबसे अच्छी चीज करनी चाहिए वो एक्सरसाइज। इफ यू डू रेगुलर एक्सरसाइज, एक ही यू नो एट ए गिवन टाइम, ज्यादा इफ यू यूज मोबाइल देन यू नो इट्स लाइकली टू हैव द फटीग ऑफ द नेक मसल्स। तो स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए मसल्स। एक और सवाल है कि ऐसी कोई चीज होती है जिससे हमारी गादी मजबूत हो, या गादी मीन्स डिस्क। सो आप शिवानंद दे सकते हैं जवाब इसका कि भैया ऐसी कोई चीज होती है कि जिससे गादी मजबूत हो? हाँ सर, जैसे कि हम अब डॉक्टर रवि हमको बताए हैं, तो बचपन से जो है गादी की एक क्षमता होती है वो बना के रखने के लिए हम गादी को मजबूत बनाने से अच्छा है कि हम व्यायाम करते रहे और आसपास की मांसपेशी जो है उनको बना के रखे, तो गादी उससे सही सलामत उससे कंडीशन में रहेगा। लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिससे गादी ज्यादा मजबूत हो। जो उम्र के हिसाब से ये जो गादी है अपनी डीजेनरेशन प्रोसेस जो है उसमें होता रहता है, तो हमको बाकी का चीज ध्यान रखना है और स्नायु को, जो स्नायु का पावर है वो बना के रखना है व्यायाम करते हुए। थैंक यू। और एक सवाल है दाराबेन के लिए कि स्पाइन की वजह से क्या टट्टी पेशाब में तकलीफ हो सकती है? जी, टट्टी पेशाब में स्पाइन की वजह से तकलीफ हो सकती है। जब गादी खिसकती है और नस के ऊपर दबाव करती है, अगर वो नस का दबाव बहुत ज्यादा है तो कभी कभार पेशेंट को यूरिन जाने में तकलीफ हो सकती है, जैसे कि यूरिन अटक के आता है, यूरिन में कंट्रोल नहीं रहता है, या फिर यूरिन को फोर्स करके करना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन हो, ये सब तकलीफें नस के दबाव की वजह से हो सकती है। थैंक यू। सवाल है जिगीशा के लिए कि घर का काम करने से क्या कमर का दर्द ज्यादा होता है? ऐसी कोई चीज होती है कि घर का काम करो तो ज्यादा दर्द होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता कि घर का काम करने से ज्यादा दर्द होता है, पर आपकी मसल अगर वीक है और आपके घर का काम का लोड ज्यादा है आपके मसल के और से, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो बेटर है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, कमर की मसल मजबूत बनाइए, और कुछ ऑकवर्ड पोजीशन होती है जिसमें काम करने से कमर का दर्द ज्यादा होता है, वो सब अवॉइड करना चाहिए। वो किसी फिजियोथेरापिस्ट या किसी डॉक्टर को मिलके आप जानकारी ले सकते हैं उसके लिए। हाँ, अच्छे से जवाब दिया, लेकिन इसमें हम ये भी पेशेंट को समझाते हैं कि सप्लाई जो कम होता है, जो पेशेंट की स्ट्रेंथ कम होती है, तो उनको ज्यादा दर्द हो जाता है। सवाल है अजय भाई के लिए, ये काइफोसिस क्या चीज है भैया? ये प्रश्न पूछा गया है हमारे दर्शक मित्र ने। हमारे कमर की जो रचनाएं हैं वो रवि भाई ने एकदम अच्छी तरह बताया है कि गर्दन से घुटना
गर्दन का भाग अंदर की ओर है, बरड़ का भाग जो कंधों के बीच का भाग है वो आगे बाजू उपजा हुआ है, और उसी तरह से कमर में नीचे का जो भाग है वो भी अंदर की तरफ रहता है। तो ये जो कर्व है ये एस शेप दिखाई देता है, और ये हम साइड में से देखते हैं तो ऐसा अपने को दिखता है। यही चीज जो कुदरत ने हमको बनाया है, इसके विरुद्ध में अगर जो कमर का भाग है किसी भी तरह से इसका एंगल या उसका अंश जो है ज्यादा एंगल बढ़ जाता है और इस तरह से खून बाहर निकल के आता है, उसी को काइफोसिस बोलते हैं। और ये काइफोसिस जो होता है वो अपने आकार को पूरी तरह से झुका देता है, अपने हाइट को घटा देता है, अपने हृदय, अपने गुर्दे, अपने आंतड़े सबकी जगह को कम कर देता है, अपने लंग्स के लिए भी साइज कम कर देता है, कभी कभी नस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसको काइफोसिस बोलते हैं। थैंक यू अजय भाई। एक और सवाल है कि किचन में क्या काम करने की वक्त सबसे अच्छी कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे किचन में हमारे पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। इसके बारे में विराज आप बताओगे कुछ? यस सर। जब किचन में वुमेन काम करती है तब उनको एक छोटा सा स्टूल रखना चाहिए। जब वो किचन में काम करती है तो रोटियां बनाती है तब एक पैर स्टूल पे रखना चाहिए और एक पैर नीचे रखना चाहिए, और दूसरा एक छोटा सा टेबल भी रखना चाहिए। जब भी उनको हाइट पे काम करना होता है और हाइट पे से कोई चीज लेनी होती है तो उसको टेबल का यूज करना चाहिए, जिससे ऑकवर्ड पोजीशन नहीं होती और उनको कमर के दर्द नहीं हो सकता। ठीक है। बेसिकली किचन में अगर ज्यादा घंटे आपको काम करना होता है तो बीच बीच में ब्रेक करो तो प्रॉब्लम कम होगा और पूरी अच्छे से काम कर सकोगे। Thank you very much everybody for attending this webinar which is first of its kind for the patient education। हमारे वेबिनार चलता रहेगा पेशेंट एजुकेशन के लिए। हम अनाउंस करेंगे पहले से और आपको सबको बता देंगे और हमारा टाइम भी आपको बता देंगे। Thank you very much for your participation and thank you for encouraging us being with us live on the Facebook and YouTube। Thank you very much। Thank you।